स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञानदीप चैनल पर। यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए प्रथम यूनिट से कुछ प्रश्न हमने तैयार किए हैं। भाषा परिचय है इसमें और प्राचीन आर्य भाषाएं। तो हिंदी भाषा और उसका विकास जो यूनिट है उससे संबंधित प्रश्न है। शुरुआत में हमने भाषा परिचय और प्राचीन आर्य भाषा के कुछ प्रश्न लिए हैं, तो इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। और प्रश्नों का जो स्तर है थोड़ा कठिन है। यूजीसी नेट का जो लेबल है, इस तरीके से वर्तमान समय में यूजीसी नेट प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्नों का स्तर वैसा ही आपको इसमें मिलेगा। हो सकता है कुछ प्रश्न आपको कठिन लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, विश्व की भाषाओं के आकृतिमूलक वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस वर्गीकरण का आधार केवल ध्वनि और स्थानिक समीपता है। दूसरा, विश्व की भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण सबसे पहली बार प्रोफेसर स्लेगल ने किया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या है, ये हमें बताना है। प्रश्न जब भी आप पढ़ें तो ध्यान दें, अच्छे से प्रश्नों को पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पर उसने लिखा है हिंदी की विश्व की भाषाओं के आकृतिमूलक, ठीक है। वर्गीकरण का क्या लिखा उसने? आकृतिमूलक। दो प्रकार के वर्गीकरण होते हैं, आकृतिमूलक और पारिवारिक मूलक वर्गीकरण। तो यहाँ पर दिया है आकृति मूलक, ध्यान देना है। इस वर्गीकरण का आधार केवल ध्वनि और स्थानिक समीपता है। पहला कथन तो हमारा गलत हो ही गया, क्योंकि जो आकृति मूलक वर्गीकरण है उसमें ध्वनि और स्थानिक समीपता नहीं होती है, वो किसमें होती है? पारिवारिक वर्गीकरण में। तो ये कथन तो गलत है यहाँ पर, क्योंकि पूछ रहा है किसका? आकृति मूलक वर्गीकरण के बारे में। और ये कथन किसका है? ध्वनि और स्थानिक समीपता। इसके आधार पर जो वर्गीकरण करते हैं वो करते हैं जो पारिवारिक वर्गीकरण होता है, ठीक है, उसमें होता है। दूसरा कथन है, विश्व की भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण सबसे पहले प्रोफेसर स्लेगल ने किया था। तो ये कथन सही है, प्रोफेसर स्लेगल ने ही सबसे पहले आकृतिमूलक भाषाओं का वर्गीकरण किया था। तो दूसरा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, ठीक है। अब प्रश्न में इतना टाइम लग रहा है तो आप सोचेंगे ये एक प्रश्न इतने समय में हो रहा है, पर आप ये देखिए कि एक प्रश्न के अंदर हम कितनी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं कि आकृतिमूलक वर्गीकरण क्या है, पारिवारिक वर्गीकरण क्या है, ध्वनि और स्थानिक किसमें मिलती हैं पारिवारिक वर्गीकरण में, ठीक है, और प्रोफेसर स्लेगल इनके बारे में। तो 2-4 चीज़ें आपकी एक ही प्रश्न में तैयार हो रही हैं। तो ये सोच के ना चलें कि एक प्रश्न में कितना टाइम लग रहा है। आप एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न तैयार कर सकते हैं। आगे चलें, प्रश्न क्रमांक 2, विभिन्न विद्वानों द्वारा माने गए भाषा परिवारों की संख्या को सुमेलित कीजिए। पहली सूची में भाषा परिवारों की संख्या है और दूसरी में विद्वान है, यानी कि किस विद्वान ने भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी है, ये हमें बताना है। विद्वान में है भोलानाथ तिवारी, फ्रीडिस म्यूलर, और तीसरे नंबर पे है भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत निर्विवाद रूप से, यानी कि जो सभी लोगों द्वारा मानी गई है वो। तो जब आप पढ़ेंगे पहली यूनिट तो उसमें आप जो निर्विवाद रूप से मानी गई वो कितनी है? संख्या 18, ठीक है। और फ्रेडिस म्यूलर ने सबसे ज़्यादा संख्या मानी कितनी? 100। भोलानाथ तिवारी ने मानी है संख्या कितनी? 13। तो ए का सही उत्तर होगा विकल्प 3। ए का विकल्प 3, ठीक है। और बी का होगा फर्स्ट, ठीक है, इसमें है। और सी का सेकेंड, यानी कि विकल्प ए ही इसका सही उत्तर है। क्लियर है? तो आप अगर ये प्रश्न सीधा-सीधा भी आ जाए कि भोलानाथ तिवारी ने भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी है? तो 13, फ्रीडिस म्यूलर ने 100 और निर्विवाद रूप से मानी जाएगी कितनी?
18। क्लियर है? अब अगले प्रश्न पर चलें। प्रश्न क्रमांक 3, भारोपीय परिवार के शतम वर्ग और केतुक वर्ग की शाखाओं के संदर्भ में बेमेल युग्म की पहचान कीजिए। ठीक है, यानी जो भारोपीय परिवार है, भारत और यूरोप, उससे मिला हुआ शब्द है भारोपीय परिवार। ठीक है, उसमें जो दो वर्ग बटे हैं, शतम और केतुक वर्ग, उसकी शाखाओं के संबंध में बताना है हमें कि बेमेल कौन सा है। पहले ए ऑप्शन है शतम वर्ग, भारत और ईरानी। ठीक है, यानी कि जो भारत और ईरानी भाषा है वो शतम वर्ग में आती हैं, पहला सही है। बी है शतम वर्ग में अर्मेनी और अल्बानी। ठीक है, जो अर्मेनिया देश है, अल्बानियन लैंग्वेज है, वो उसी से बनी है, अर्मेनी और अल्बानी से, तो ये भी सही है, शतम वर्ग में आती है। केतुक वर्ग में जर्मनिक और केल्टिक, जो जर्मन भाषा है, जर्मनिक मूल की भाषा है, जर्मन और केल्टिक, ये केतुक वर्ग में आती है, ये सही है। केतुक वर्ग में और कौन सी भाषा आती है वो भी ध्यान रख लें, अंग्रेजी भी केतुक वर्ग में आती है। ठीक है, और बेल्जियम वाली भाषा है, आइसलैंड की भाषा है, डेनिश भाषा है जो डैनी है, नॉर्वे की भाषा है, स्वीडन की भाषा है, ये सभी केतुक वर्ग में आती हैं। ठीक है, और जो केल्टिक है इसमें आती हैं आयरिश। ठीक है ना, जो आयरलैंड की भाषा है, वेल्स, जो वेल्स हिस्सा है वहीं का, ब्रिटेन है। ठीक है, इन सभी देशों में बोले जाने वाली भाषा केल्टिक में आती है, तो ये भी केतुक वर्ग में आती है, ये भी सही है। डी है केतुक वर्ग में बाल्टिक और स्लाविक, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जो बाल्टिक और स्लाविक, जो जो बाल्टिक रीजन है, ठीक है, यानी कि जो रूस का क्षेत्र है लगभग उसके आसपास का, बाल्टिक स्लाविक है ना, रूस का, वो किस में आता है, शतम वर्ग में आता है, तो ये गलत है। ठीक है, इसका सही क्या होगा, शतम, शतम वर्ग में आएगा। बाल्टिक स्लाविक रूस की भाषा भी है, ठीक है, वो किस में आती है, शतम वर्ग में ही आती है। तो बेमेल पूछ रहा था, तो सही उत्तर क्या होगा, विकल्प डी। ठीक है, क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 4 देखें हम। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास क्रम के चरणों और उनके समय को सुमेलित कीजिए। ये प्रश्न बड़ा है केवल, लेकिन है सरल। ठीक है, पहली सूची में भाषा है आर्य भाषा और दूसरी में उनका समय काल। ठीक है, समय काल में प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाएं। ठीक है, ये आर्य भाषा है, एक थोड़ा गलत हो गया है, इसको आप यहाँ पर कर लें, एक मिनट, यहाँ पर आप कर लें समय काल और यहाँ पर कर लें आप आर्य भाषाएं। क्लियर, ऐसा आप कर लें। क्लियर है? तो जो समय काल है 500 से 1000, 1000 से कितना अब तक का, और 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। तो सबसे पहले कौन सी आई, प्राचीन आर्य भाषाएं, सबसे ज्यादा पुरानी वही होंगी, उनका समय काल क्या रहा है, 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, और फिर है मध्यकालीन आर्य भाषाएं, उनका समय रहा है 500 ईसी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उनका समय काल रहा है 1000 ईस्वी से अब तक, जो वर्तमान में चल रहा है। तो इसका सही उत्तर हम देखें तो पहले का होगा तीसरा, इसमें है तीसरा, और बी का होगा पहला, तो बी का पहला किसमें है, इसमें है, और सी का होगा दूसरा, इसमें भी है, तो सी का दूसरा इसमें भी है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक बार क्लियर कर लें कि जो प्राचीन आर्य भाषाएं हैं वो कौन कौन सी थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, इनके नाम भी याद रखें। ठीक है, जो प्राचीन आर्य भाषाओं को बांटा गया था वैदिक संस्कृत में और लौकिक संस्कृत में। ठीक है, दो में बांटा गया था। जो वैदिक का समय था, वैदिक संस्कृत का,
वो था सबसे ज़्यादा पुराना, कितना? 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है? ये वैदिक का। और जो लौकिक का समय था, परीक्षा में ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है? वो यहाँ से शुरू होगा, यानी कि 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक का। किसका था ये? लौकिक का था। क्लियर? तो ये प्राचीन वाली हो गई। अब है मध्यकालीन आर्य भाषाएं। मध्यकालीन आर्य भाषा में जो बटी थी मध्यकाल की, एक मिनट में पेन का कलर चेंज करता हूँ, ठीक है? जो मध्यकालीन आर्य भाषा बटी थी वो थी कौन कौन सी? पाली, सबसे पहले पाली, फिर इसके बाद आई थी प्राकृत, ठीक है? प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और इसके बाद अभट्ट, ठीक है? कई लोग विद्वानों ने अभट्ट को, अपभ्रंश को एक ही माना है, ठीक है? ऐसा लग देते हैं अभट्ट। तो इनका समय काल हम देखें, मध्यकालीन भाषा का समय कब से चालू हुआ था? 500 ईसा पूर्व से। तो पाली का है 500 से, ठीक है, 1 ईस्वी तक, 1 ईस्वी तक, ये है ईसा पूर्व, ठीक है? और इसके बाद 1 ईस्वी से प्राकृत का समय माना जाएगा कहाँ तक का? 500 ईस्वी तक का, ठीक है? अपभ्रंश का माना जाएगा 500 से कब तक का? 1000 ईस्वी तक का, ठीक है? और अपभट्ट को इसी में शामिल कर लेते हैं। क्लियर है? इतना ही याद करके रखें, 500 से 1000 ईस्वी। पाली का समय पूछा जाए तो 500 से 1 ईस्वी, प्राकृत का 1 से 500, अपभ्रंश से अभट्ट का 1000 ईस्वी तक का समय, ठीक है? यानी कि 500 से 1000 ईस्वी तक का समय। और मध्यकालीन आर्य भाषा हो गया। अब आधुनिक भाषा तो आप जानते हैं 1000 ईस्वी के बाद का अब तक जो वर्तमान में चल रहा है। क्लियर है? आगे देखें हम प्रश्न क्रमांक 5। वैदिक साहित्य की संहिताओं और उनके ब्राह्मण ग्रंथों को सम्मिलित कीजिए, ठीक है? पहली सूची में वैदिक संहिता है और दूसरी में उनसे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। संहिता है ऋग्वेद, सामवेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 भाग थे। ब्राह्मण ग्रंथ के नाम है शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, तांडव अथवा पंचविश ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण। इनमें से कोई एक नाम भी परीक्षा में आ सकता है, तांडव या पंचविश से भी। तो आप दोनों को ध्यान रखना है, ठीक है? तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ था उसका नाम क्या था? ऐतरेय ब्राह्मण। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। क्लियर है? सामवेद, सामवेद का क्या था? तांडव या पंचविश। सामवेद का संबंध आप देखते होंगे संगीत से है, ठीक है? संगीत, नृत्य तो आप समझ जाएं। तांडव क्या है? तांडव इस तरीके का नृत्य ही है, भगवान शिव जी द्वारा किया गया था। तो सामवेद का तांडव अथवा पंचविश ब्राह्मण ये ग्रंथ हैं। शुक्ल यजुर्वेद का है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है? अगर आप भूल जाए तो शासलगम से सासलगम ऐसे याद करके रख लें, ठीक है? शुक्ल यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण। फिर है कृष्ण यजुर्वेद, इससे है तैत्तिरीय ब्राह्मण। क्लियर? तो ये नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है? तो एक दो बार आप पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे तो अपने आप ये सभी नाम आपको याद हो जाएंगे। अब हम इसका उत्तर देखें। पहले का चौथा है, ठीक है? इसमें है और इसमें है। क्लियर? तो बाकी के 2 विकल्प तो हट गए हमारे, बी वाला हट गया और डी वाला हट गया। अब है बी, सामवेद का है तांडव, यानी कि बी तीसरा। बी का तीसरा किस में है? पहले वाले में है और सी वाले में नहीं है, तो ए वाला भी एलिमिनेट हो गया। तो सही उत्तर ये रहेगा। लेकिन आगे और देखें हम। शुक्ल यजुर्वेद का पहला शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर है, ठीक है? इन प्रश्नों को आपको याद करने में दिक्कत होती है तो आप लिख के रख लें सभी को, ठीक है? आप या मोबाइल स्क्रीनशॉट ले लें, मोबाइल से फ़ोटो खींच लें,
और कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं, मोबाइल से थोड़ा देख लिया, फिर अपना काम करते रहे। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। ठीक है? आगे देखें हम प्रश्न क्रमांक 6। ठीक है? डॉक्टर हरदीप बाहरी के अनुसार वैदिक भाषा में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? ठीक है? आपको ध्यान रखना है। ठीक है? डॉक्टर हरदीप बाहरी का नाम है। समानता संख्या अलग मानी जाती है, इसलिए नाम का आपको ध्यान रखना है। अगर हरदीप बाहरी का नाम आ जाए, तो वैदिक भाषा में स्वरों की संख्या उन्होंने कितनी मानी है? 14 मानी है। डी इसका सही उत्तर है। और सामान्य तौर पर देखी जाए तो वैदिक भाषा में स्वरों की संख्या सबने कितनी मानी है? 13 मानी है। लेकिन डॉक्टर हरदीप बाहरी ने कितनी मानी है? 14 मानी है। क्लियर है? समान तौर पर देखे जाए तो वैदिक भाषा में 52 ध्वनियाँ हैं केवल। कितनी? 52। समान तौर पर बोल रहा हूँ मैं। ठीक है? हरदीप बाहरी जी की नहीं। इसमें से जो स्वर है वो 13, ठीक है, और 39 व्यंजन, ये भी याद रखें आप। ठीक है? 13 स्वर और 39 व्यंजन, 52 संख्या वैदिक भाषा में मानी गई है। ठीक है? वैदिक भाषा की बात हो रही है, हिंदी भाषा की नहीं, ये भी आप याद रखें। क्लियर है? अब प्रश्न क्रमांक 7। लौकिक संस्कृत के भाषिक विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है? असत कथन बताना है। लौकिक संस्कृत पश्चिमोत्तरी बोली पर आधारित थी। बी, वैदिक संस्कृत में ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर थे, जबकि लौकिक संस्कृत में ए, ओ मूल स्वर रह गए। सी, अष्टाध्यायी इसी लौकिक भाषा का व्याकरण रूप है। डी, वैदिक संस्कृत की तुलना में लौकिक संस्कृत में ध्वनि की संख्या बढ़कर 52 हो गई। तो हमें क्या बताना है इसमें से असत्य कथन कौन सा है? तो पहला हम देखें कथन क्या है कि लौकिक संस्कृत पश्चिमोत्तरी बोली पर आधारित थी। ठीक है? हमें क्या पहचानना है यहाँ पर? असत कथन। ठीक है? तो लौकिक संस्कृत पश्चिमोत्तरी बोली पर आधारित थी, बिल्कुल सही है। ठीक है? लौकिक संस्कृत पश्चिमोत्तरी बोली पर आधारित थी, लेकिन जो वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत यानी कि जिसमें ऋचाओं की रचना हुई, ठीक है, रामायण और महाभारत, ये लौकिक संस्कृत के ग्रंथ हैं। लेकिन इससे पहले के जो ग्रंथ थे, जो वेद हैं, जो ऋचाएं लिखी गई, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, तो वो किस में थे? वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत जो आधारित थी वो 3 बोलियों पर थी, पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी, 3 पर। लेकिन लौकिक संस्कृत में केवल पश्चिमोत्तरी बोली पर आधारित थी, ध्यान रखना है। वैदिक संस्कृत 3 पर थी, पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी, और लौकिक संस्कृत केवल पश्चिमोत्तरी बोली पर आधारित थी। क्लियर? वैदिक संस्कृत में ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर थे। ये सही बात है, वैदिक संस्कृत में ये संयुक्त स्वर थे, जबकि लौकिक संस्कृत में ए, ओ मूल स्वर रह गए। सही बात है ये भी। ठीक है? तो ये कथन भी सही है। सी है, अष्टाध्यायी इसी लौकिक भाषा का व्याकरण रूप है। बिल्कुल सही है। अष्टाध्यायी लौकिक भाषा का क्या था? व्याकरण रूप था। और किसने लिखा था इसको? पाणिनि ने। ये भी ध्यान रखें। ठीक है? महर्षि पाणिनि ने लिखा था। इसके बाद दी है, वैदिक संस्कृत की तुलना में लौकिक संस्कृत में ध्वनि की संख्या बढ़कर 52 हो गई। ठीक है? ये कथन गलत है। ठीक है? ध्वनि की संख्या बढ़कर 52 नहीं होती, बल्कि घटकर कितनी? 48 हो गई थी। संख्या लौकिक संस्कृत में घट गई थी। वैदिक में 52 थी, बताया था हमने, 13 स्वर और 39 व्यंजन। पिछले प्रश्न में देखा, इसमें घटकर कितनी हुई थी? 48। ठीक है? बहुत से ऐसे स्वर थे जिनको हटा दिया गया। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 8। ध्वनि को हटा दिया गया था। ठीक है? अब है पाली एवं प्राकृत भाषा, इनके बारे में। मध्यकालीन आर्य भाषा हैं, इनके प्रश्न है कुछ। प्रश्न क्रमांक 8वां है, पाली शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के मतों को सुमेलित कीजिए। ठीक है? पहली सूची में विद्वानों के नाम है और दूसरी में व्युत्पत्ति क्रम के पाली का नाम कैसे आया। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है।
बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। ठीक है, विद्वान हैं विदुशेखर भट्टाचार्य, भिक्षु जगदीश काश्यप, सी मैक्स वालेसर, डी उदय नारायण तिवारी। और इसमें व्युत्पत्ति क्रम दिया है। ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हैं विदुशेखर भट्टाचार्य। ठीक है, इन्होंने जो बताया था कि जो पाली शब्द की उत्पत्ति है वो किससे आई है, पंक्ति से आई है। ठीक है, पंक्ति से उससे बना पंक्ति, फिर पत्ती, फिर पट्टी, फिर पल्ली, फिर पाली। तो इसका सही उत्तर होगा ए का सेकंड। आपको ये क्रम भी याद रखना है, परीक्षाओं में ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, 20 से पूछ लेगा आपको इसमें क्या आएगा। ठीक है, कैसे विकसित हुई, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विदुशेखर भट्टाचार्य ने बताया पंक्ति से पाली। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि पंक्ति से पाली भाषा को किसने माना, इस पंक्ति से उत्पत्ति हुई है, तो विदुशेखर भट्टाचार्य ने माना। बी है भिक्षु जगदीश काश्यप। ठीक है, जगदीश काश्यप ने पाली भाषा को उत्पत्ति मानी है पर्याय से। इसका आंसर सही, किससे मानी है, पर्याय शब्द से। प्रश्न आया तो किससे मानी, पर्याय से। पर्याय से बना पलियाय, फिर पालियाय, फिर पाली। फिर है मैक्स वालेसर। मैक्स वालेसर मानते हैं पाली भाषा की उत्पत्ति पाटली से। ठीक है, तो पाटली उस समय की राजधानी थी, तो पाटली से बना पाडली, फिर पाली, फिर पाली। फिर है उदय नारायण तिवारी। उदय नारायण तिवारी ने इसकी उत्पत्ति मानी है पानी प्लस ली से पाली। क्लियर, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए का सेकंड। ठीक है, बी का होगा 4। ठीक है, ए नहीं है तो ए इसका सही उत्तर हो गया। प्रश्न क्रमांक 9, पाली भाषा के व्याकरणों और उनके ग्रंथों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। जो पाली भाषा के जितने व्याकरण ग्रंथ हैं उनका क्रम में बताना है हमें। पहला है कात्यायन व्याकरण, विशुद्धिमग्ग, मोगलन व्याकरण, सदनीति व्याकरण। सभी में यही नाम दिए हैं 3-4। ठीक है, अब इनका क्रम हमें देखना है। तो सबसे पहले जो व्याकरण लिखा गया था वो था विशुद्धिमग्ग। वो कहाँ पर है, विकल्प बी में है, इसमें है, इसमें है। इसके बाद लिखा गया कात्यायन व्याकरण। कात्यायन व्याकरण सेकंड नंबर पर किस में है, इसमें है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, विकल्प बी रहेगा। ठीक है, और कात्यायन व्याकरण के बाद जो नाम आ गया वो है सदनीति व्याकरण, और फिर है मोगलान व्याकरण। कहीं कहीं आपको ये नाम भी मिल जाएगा कि मोगलान व्याकरण आपको पहले मिल जाए और सदनीति बाद में मिल जाए, लेकिन सही क्रम यही है। ठीक है, जो विशुद्धि मग्ग है ये लिखा गया था 5वीं सदी में। ठीक है, कब, 5वीं सदी में। फिर इसके बाद कात्यायन दूसरे नंबर पर, ये लिखा गया था 7वीं सदी में। फिर इसके बाद जो सदनीति है, ठीक है, ये लिखा गया था 12वीं सदी में, लेकिन इसका सन कंफर्म नहीं, लेकिन पहले लिखा था 12वीं सदी के लगभग 60वें दशक में कुछ में लिखा था। ठीक है, तो 12वीं सदी में, 12वीं सदी यानी कि 1154 के आसपास ये इसका है। और मोगलान व्याकरण ये भी 12वीं सदी में लिखा था, लेकिन इसका जो समय है वो बाद में तैयार हुआ था इससे। ठीक है, तो सही क्रम यही देखना है आपको, विशुद्धिमग्ग, फिर कात्यायन व्याकरण, फिर सदनीति व्याकरण, फिर मोगलान व्याकरण। क्लियर है, थोड़ा कठिन लगेगा आपको ये प्रश्न, पर परीक्षा का स्तर दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है, तो इस तरीके के प्रश्न आपको करने ही पड़ेंगे तैयार। प्रश्न क्रमांक 10,
ध्वनि संरचना के स्तर पर पाली की विशेषताओं में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? बुगलान के अनुसार पाली में 43 ध्वनियाँ यानी 10 स्वर 33 व्यंजन हैं। बी है संस्कृत के रे और लृ पाली में समाप्त हो गए। सी है ता और शा ध्वनियों का स्वतंत्र विकास हुआ। डी संयुक्त व्यंजनों को सरल करने के लिए द्वितीयकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। ठीक है, अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? ध्वनि संरचना के स्तर पर पाली की विशेषताएं पूछ रहा है। ठीक है, तो मोगलान के अनुसार पाली में 43 ध्वनियाँ 10 स्वर और 33 व्यंजन थे। ये बिल्कुल सही है, ये आप याद रखें। फिर है संस्कृत के री और लृ पाली में समाप्त हो गए, ये भी सही कथन है। सी है शलगम वाला सा और षटकोण वाला शा ध्वनि का स्वतंत्र विकास हुआ, ये गलत है क्योंकि इनकी जगह क्या बन गया था? केवल ए वाले सा का उपयोग हुआ था। ठीक है, तो ये वाला कथन गलत है और ये हमें देखना था कि क्या शामिल नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। चौथा है संयुक्त व्यंजनों को सरल करने के लिए द्वितीयकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारे 10 प्रश्न यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, बाकी के प्रश्न बाद में करेंगे हम। ठीक है, 10 प्रश्न रहने देते हैं और देखते हैं प्रश्न अगर लोगों को ठीक लगे, सही लगे, तो उस हिसाब से फिर हम आगे के प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो कमेंट में बताएं। अगर कोई गलती भी हुई है तो वो भी कमेंट में बताएं। ठीक है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। यूजीसी नेट की अपनी हिंदी साहित्य की तैयारी करते रहें।